सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए, साथ ही साथ सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल भर्ती के लिए, और इसके साथ साथ जो वीएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल का अभी हाल ही में एग्जामिनेशन जो होने वाला है, और उसमें जो आपकी जीके और जीएस का जो सेक्शन है जिसमें आपका कुल 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए हम आपके लिए एक वेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कुल आपको 1000 नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे, और साथ ही साथ जो आपके पूछे जा सकते हैं वही आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। आपकी ये जो क्लास है वो डेली बेसिस पर चलने वाली है, और कुल 1000 क्वेश्चन की आपकी सीरीज है, और आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ जब आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी तो इसकी जो पीडीएफ होगी वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ इस सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है जो आपका आने वाला है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं तो अगला जो वीडियो सेशन आएगा उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो आपको हर बार की अपेक्षा ज़्यादा ही मिलने वाले हैं। तो चलिए आ जाते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने भारतीय इतिहास का पार्ट 1 यहाँ पर लिया हुआ है। इसके साथ साथ लगातार जैसे ही टॉपिक वाइज आपके जो होंगे क्वेश्चन वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है हेरोडोट्स, ऑप्शन बी है हेरोकोट्स, ऑप्शन सी है रोमिला थापर, ऑप्शन डी है एरोडोट्स। तो इतिहास का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है हेरोडोट्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको और याद रखना है कि जो हेरोडोट्स थे इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी हुई है उसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। इस पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आग का आविष्कार किस काल में हुआ। ऑप्शन ए है पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है नवपाषाण काल, ऑप्शन सी है मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आग का जो आविष्कार हुआ था ये आपका हुआ था पुरापाषाण काल में। कब हुआ था? पुरापाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि पुरापाषाण काल जो है इसकी अवधि क्या है, तो इसकी अवधि कोई अज्ञात है, और अज्ञात से लेकर इसकी 8000 ईसा पूर्व इसकी जो अवधि है वो बताई जाती है। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो लिखा हुआ नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल से आपको याद रखना है इस काल में घर बनाने की जो प्रवृत्ति है वो प्राप्त होती है, साथ ही साथ कृषि का जो आविष्कार है वो भी आपका नवपाषाण काल युग से ही माना जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है सोना, और ऑप्शन डी है चांदी। तो मनुष्य ने जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया हुआ था वो किया हुआ था तांबा का। किसका किया था? तांबा का। ठीक है, अगर यहीं आपसे पूछ लेता प्रथम औजार किसे अपनाया हुआ था तो वो कुल्हाड़ी को अपनाया था। किसको अपनाया था? कुल्हाड़ी को। ठीक है, प्रथम धातु तांबा था और प्रथम औजार यहाँ पर कुल्हाड़ी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला। ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी है कोल्डियवा, ऑप्शन सी है कालीबंगन, ऑप्शन यहाँ पर डी है लोथल। तो कृषि का जो प्रथम उदाहरण मिलता है ये मिलता है मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। अगर आपसे पूछ ले मेहरगढ़ जो स्थान है ये वर्तमान में किस देश में पड़ता है, तो याद रखना है वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर बात की गई है ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में जो कुल मंडल मिलते हैं वो मिलते हैं 10। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न में बात की गई है ऋग्वेद की। अब ऋग्वेद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम यहीं पर देख लेते हैं। अगर पूछ ले कुल मंडल कितने हैं तो वो आपके 10 हो जाएंगे।
पूछ ले सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। इसके बाद इसके मंडल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें पूछा जाता है कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो किससे संबंधित है, तो याद रखना है इस मंडल में गायत्री मंत्र की रचना है। साथ ही साथ पूछ ले किसने की, तो विश्वामित्र ने की। पूछ ले किसको समर्पित है, तो सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र रचना विश्वामित्र ने, समर्पित सावित्री को, और तीसरे मंडल में ये रचना मिलती है। ठीक है, इसके बाद पूछ सकता है कि नवा जो मंडल है ये किसको संबंधित है, तो नवा मंडल जो देवता सोम है उससे संबंधित है, और इसी में 21 नदियों का जिक्र भी मिलता है। इसके बाद सातवां मंडल भी पूछ सकता है, तो सातवां मंडल में राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच जो परुसुड़ी, जो कि वर्तमान में रावी नदी है, इसके किनारे जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है इसमें कुल 1028 सूक्ति हैं और 10,462 आपकी रचनाएं इसमें मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने आपको मंडल भी बता दिए हैं और जो अन्य पॉइंट आपके बन सकते थे वो भी हमने आपको बता दिए हैं ऋग्वेद से संबंधित। ठीक है, ये जो सीरीज आप लोगों की आज से स्टार्ट हो रही है, ये सीरीज आपकी आईटीबीपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल और बीएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल में जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है वही आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप लोग इसको एक बार जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को उन कैंडिडेट के पास में शेयर जरूर करिएगा जो भी कैंडिडेट इन एग्जामों को देने वाले हैं। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी है अर्थवेद। तो पूछा गया है कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है, तो एकमात्र ऐसा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो ऋग्वेद लिखा हुआ है, ये सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे सामवेद लिखा हुआ है, इसमें संगीत की रचना मिलती है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो अर्थवेद है, सबसे पुराना वेद है और इसी में जादू टोना टोटका इसी में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी जो वेद हैं उनको याद रखना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। यजुर्वेद के आपसे भाग पूछ ले तो यजुर्वेद के कुल 2 भाग हैं, एक आपका हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद और एक आपका हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वेदांगों की कुल कितनी संख्या है। ऑप्शन डी 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी है 4। तो वेदांगों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगी 6। कितनी है, 6। कौन कौन सी है, तो याद रखना है एक आपका शिक्षा हो जाएगा, एक आपका ज्योतिष हो जाएगा, एक आपका व्याकरण हो जाएगा, एक आपका कल्प हो जाएगा, एक आपका निरुक्ति हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा छंद। तो इस प्रकार से कुल जो 6 है वो आपकी वेदांगों की संख्या है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है भारवी। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो है चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है भारवी। तो पुस्तक राजतरंगिणी जो है इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वो है कल्हड़। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पुस्तक ये जो राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास का भी वर्णन है। अगर आपसे पूछ ले कश्मीर के जो राजा हुए हैं उसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो वो राजतरंगिणी पुस्तक में ही मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है जैन चरित्र, ऑप्शन बी है जातक कथा, ऑप्शन सी है कल्पसूत्र, ऑप्शन डी है आगम। तो जैन साहित्य को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आगम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो लिखा हुआ है जातक कथा। तो याद रखना है बौद्ध धर्म से ये जातक कथाएं संबंधित हैं और गौतम बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कथाएं हैं वो इसी में संकलित की गई हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखेंगे लिखा हुआ कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र जो पुस्तक है इसको लिखने वाले जो हैं तो वो है भद्रबाहु।
कौन है? भद्रबाहु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रोपड़, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है चंदोड़। तो मृतकों का जो टीला कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी जो खोज की गई थी वो सन 1922 ईस्वी में की गई थी और राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है असम में पाए जाने वाली गिबन क्या है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी है शेर, ऑप्शन सी है आदिमानव, ऑप्शन डी है चीता। तो असम में जो पाए जाने वाले गिबन है ये जो है इसको कहा जाता है बंदर को कहा जाता है और ये भारत के एकमात्र कपि है और सबसे पुराना जो कपि है वो गिब्बन ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज की जो सीरीज की जो हमने स्टार्ट की है आज से, इसमें हमने कुल आज के इस पार्ट में कुल 12 क्वेश्चन कराए हुए हैं, साथ ही साथ उनसे बनने वाले जो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको भी हमने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या है वो हम अगले वीडियो में बढ़ा सकें। ठीक है, क्लास कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ में किसी अगले वीडियो सेशन के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।